डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप लोगों का। आई होप कि आप पढ़ाई जारी रखे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो। आज मैंने अचानक से मेरे दिमाग में ये बात आई कि एक लेटर आप लोगों को दे देना चाहिए जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि इसको, चूँकि क्लास के दरमियान शायद मैं मिस कर गया हूँ ये वाला लेटर, तो आप लोग देख लोगे और ठीक से तैयार कर लोगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लगता है बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। Write a letter to the editor of a newspaper about the mobile addiction in youth। युवाओं में जो एडिक्शन है, एडिक्शन यानी नशा है किसका? मोबाइल का, सेल फोन का। उसके बारे में एक अखबार के एडिटर को हम लोग हिंदी में संपादक कहते हैं, उसको आपको एक चिट्ठी लिखनी है कि क्या उसके नुकसान है और उससे कैसे क्या करना है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक लेटर लिखना है किसी अखबार के संपादक को। तो देखो लेटर में करना क्या होता है। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग विच यू हैव टू डू, you have to write the address of the sender, whoever he or she be, at the top of the letter in the left side। बाएं साइड में ऊपर में आपको उसका पता लिखना है जो चिट्ठी लिख रहा है। जैसे यहां हमने लिख लिया है निखिल, और निखिल का पता हमने लिखा है पटेल नगर, कतरास रोड, धनबाद, झारखंड। ये किसका पता है? चिट्ठी लिखने वाले का। फिर से मैं लेट मी रिपीट वंस अगेन। At the top of the letter, in the left corner, you have to write the address of that person who is writing the letter। सबसे ऊपर उसका पता लिखिए जो लेटर लिख रहा है। By leaving the gap of at least one line, एक लाइन का गैप रखते हुए बीच में आपको एक डेट देना है। इमेजिनरी कोई भी डेट दे देना, एग्जाम वाला डेट ही दे देना ना, एग्जाम वाला डेट दे देना। तो मान लेते हैं ये एग्जाम का डेट है 3 फरवरी 2026। इमेजिनरी है, काल्पनिक है, हो सकता है आगे पीछे हो। तो 3 फरवरी 2026 एंड जस्ट लिविंग द गैप ऑफ वन लाइन, यानी कि सेंटर में बीच में रहेगा डेट, ऊपर से एक लाइन का गैप, डेट के बाद भी फिर एक लाइन का गैप, और यू हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ दैट पर्सन टू whom यू आर राइटिंग द लेटर और एनीबडी इज राइटिंग द लेटर। उसके बाद एक लाइन का गैप रखते हुए उसका हम पता लिखेंगे जिसको हम चिट्ठी लिख रहे हैं। तो यहाँ हम जो चिट्ठी लिख रहे हैं वो कौन है? द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, रांची। रांची के टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक को हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, उनका हम लिख दिया एड्रेस। Thereafter, you have to write the subject। As you know that this is the part of the formal letter, and in formal letter many more things are not scribbles, many more things are not written। You have to be to the point। आपको एकदम टू द पॉइंट रहना होता है, इधर उधर की बातें नहीं करनी होती है। कभी भी आप फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के लैंग्वेज का फर्क समझो। आपने हिंदी में भी बचपन में पढ़ा होगा, जब आपको लिखने के लिए कहा जाता था कि अपने दोस्त को चिट्ठी लिखो, अपने पापा को चिट्ठी लिखो, तो आप लिखते होंगे आदरणीय पापा, मैं कुशल हूं, आशा करता हूं आप कुशल मंगल होंगे, इत्यादि ये सारी बातें। ये है इनफॉर्मल लेटर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में होता क्या है, आप जब चिट्ठी लिखते हो तो अपने दिल की बातें शेयर करते हो। इन योर इमेजिनेशन द पर्सन टू whom यू आर राइटिंग द लेटर इज जस्ट बिफोर यू। आपकी कल्पना में जिसको आप चिट्ठी लिख रहे हो वो आपके सामने बैठा हुआ या बैठी हुई है, यानी उसके साथ अपने दिल की बातें शेयर करते हो, भावनाओं को। इट इज मिक्सड विद इमोशंस एंड फीलिंग्स। इस तरह के लेटर क्या होते हैं? भावनाओं से भरे हुए होते हैं। लेकिन as far as the formal letters are concerned, you do not have to pour your emotions, you do not have to write your feelings। What you have to do, you have to be on the point, you have to write only those things which are concerning। आपको फॉर्मल लेटर में उन्हीं सब बातों को लिखना है जो काम की है। अब एसपी साहब को आप चिट्ठी लिखने लगोगे, सपोज करो हमने आपको कहा कि अपने एसपी साहब को आप चिट्ठी लिखिए कि आपके इलाके में भयंकर चोरी डकैती होती है और उस पर लगाम लगाया जाए। हाँ, इन दैट सिचुएशन इफ यू स्टार्ट राइटिंग आई एम वेल एंड आई होप दैट यू विल आल्सो बी वेल, ये सारी को मैं कुशल हूँ, आशा करता हूँ आप भी कुशल मंगल होंगे, ये सब पढ़ने के लिए एसपी साहब के पास वक्त नहीं है। वो आपके पत्र को ऊपरी 2 लाइन पढ़ करके फाड़ करके फेंक देंगे डस्टबिन में, क्योंकि उनका समय मूल्यवान है। फॉर्मल लेटर की भाषा रूखी होती है, कामकाजी होती है,
मूल बातों से जुड़ी हुई होती हैं, इधर उधर की बातें नहीं होती। इसलिए हमको वहां सब्जेक्ट भी डालना होता है, विषय डालना होता है। विषय इसलिए डालना होता है कि जिसको आप चिट्ठी लिख रहे हो उसको एक लाइन में समझ में आ जाना चाहिए कि नीचे जो चिट्ठी है उसका जो सार है वो क्या है। तो आपने यहाँ सब्जेक्ट में लिखा अबाउट द मोबाइल एडिक्शन इन यूथ्स, मोबाइल फोन का जो नशा है युवाओं में उसके बारे में। अब देखो यहाँ सैल्यूटेशन है, क्या करोगे? रिस्पेक्टेड सर और मैडम, कोई भी हो सकता है, महिला पुरुष कोई भी। थ्रू योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, इधर कोना में आपको एग्जाम में ये सब ने उटपटांग कर देना है कि ये भी लिख करके बैठ गए हैं, वो आपकी मदद के लिए मैंने लिख दिया है। यहाँ कोना में कुछ कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो इस लेटर में आए हैं ताकि आप आसानी से इस लेटर को समझ सको। तो चलो देखते हैं। थ्रू योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के माध्यम से, थ्रू मतलब होता है के माध्यम से, आपके प्रतिष्ठित अखबार के माध्यम से, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस को हिंदी में कहते हैं व्यक्त करना, मैं व्यक्त करना चाहता हूं, माई कंसर्न, मैं अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूं, टुवार्ड्स अ बिग प्रॉब्लम, टुवार्ड्स इज अ प्रीपोजिशन, टुवार्ड्स एक प्रीपोजिशन है जिसका नॉर्मल प्रयोग हम लोग की ओर या के प्रति के लिए करते हैं। जैसे हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए, वी शुड बी काइंड टुवार्ड्स द एनिमल्स, इसके स्थान पर टू भी लगता है। तो चलो, तो आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई कंसर्न टुवार्ड्स, मैं अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ, टुवार्ड्स अ बिग प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की एक बड़ी समस्या की ओर अपना ध्यान, अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ। यूथ्स आर द बैकबोन, बैकबोन मतलब मैंने क्या लिखा है, नहीं लिखा क्या, छूट गया है। बैकबोन मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, बैकबोन रीढ़ की हड्डी। यूथ्स आर द बैकबोन, युवा क्या होते हैं? रीढ़ की हड्डी होते हैं, ऑफ एनी कंट्री, युवा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री, द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश का भविष्य, डिपेंड्स, डिपेंड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? निर्भर करता है। किसी भी देश का भविष्य निर्भर करता है किस पर? ऑन इट्स यूथ्स, इसके युवाओं पर। यानी अगर युवा काबिल हैं, कर्मठ हैं, समझदार हैं तो निश्चित रूप से उस देश का भविष्य उज्जवल होगा, नहीं तो अगर इसका उलट है तो भविष्य भी उल्टा हो जाएगा। आगे देखते हैं। आवर कंट्री इज ब्लेस्ड, हमारा देश क्या है? ब्लेस्ड है। ब्लेस्ड मतलब क्या है? सौभाग्यशाली या धन्य जिसको कहते हो। हमारा देश धन्य है, सौभाग्यशाली है। विद एन आर्मी ऑफ यंग पीपुल, हाँ हमारे देश में आर्मी है, फौज है, किसकी? युवा लोगों की। आप देखोगे दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक हमारा भी देश है। यदि ग्रेजुअली इट इज एजिंग, धीरे धीरे यह बुढ़ा रहा है, आने वाले 10-20-25 सालों के बाद हमारी बड़ी जनसंख्या बूढ़ी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूं कि हमारा एक देश एक युवा देश है। बट अ लॉट ऑफ देम, अ लॉट ऑफ मतलब होता है कई या बहुत सारे, उनमें से कई हैव बिकम एडिक्टेड टू द सेल फोन्स, ज्यादातर युवाओं में एक नशा आ गया है। वो किससे प्रभावित हो गए हैं? किससे, किसके नशे का गुलाम हो गए हैं? सेल फोन से, यानी मोबाइल फोन का। दीज सेल फोन्स आर स्टीलिंग, स्टील मतलब होता है चुराना। ये जो मोबाइल फोन है, सेल फोन है, वो चुरा रहे हैं। क्या चुरा रहे हैं? देयर वैल्यूएबल टाइम, उनके मूल्यवान समय को चुरा रहे हैं। चोर और डकैत में एक फर्क होता है। डकैत आपके सामने रिवॉल्वर सटा के, बंदूक सटा के, चाकू दिखा करके आपसे चोरी छीन लेंगे, लेकिन चोर अनजाने में आपकी चीजें उठा करके चल जाएंगे। बाद में आपको पता चलता है कि ये चीजें आपकी क्या हो गई, ये चोरी हो गई। सेल फोन भी आपको बिना बताए चुपके से आपकी नींद चुरा रहा है, आपका चैन चुरा रहा है, आपके अंदर के डोपामाइन को चुरा रहा है जो हमें खुशी देने का हार्मोन है, और शरीर की जो फिजिकल एक्टिविटीज है उसको चुरा रहा है। तो आपको पता भी नहीं चलता,
चुपके चुपके अपना सुख चैन, अपना भविष्य, सब कुछ गिरवी रख देते हो मोबाइल फोन के सामने, तो दीज सेल फोन्स आर स्टीलिंग देयर वैल्यूएबल टाइम। मोबाइल फोन्स आर स्पॉइलिंग, स्पॉइल मतलब होता है बर्बाद करना। मोबाइल फोन बर्बाद कर रहा है क्या? देयर माइंड, बॉडी एंड कैरेक्टर। मोबाइल फोन युवाओं के दिमाग को बर्बाद कर रहा है, शरीर को खराब कर रहा है और चरित्र को भी खराब कर रहा है। याद रखिए, बहुत कम युवा इतने लायक हैं या उनकी जो प्रवृत्ति है इस तरफ है कि वो मोबाइल फोन से अच्छी अच्छी चीजों को सीखें। दुनिया में हर चीजों के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। मोबाइल फोन में सब कुछ बुरा है ऐसा नहीं। कई लोगों ने मोबाइल फोन के मदद से अपने भविष्य का निर्माण कर लिया, लेकिन 99% लोगों के भविष्य की तबाही का कारण बन रहा है मोबाइल फोन। तो आपको भी तय करना है मोबाइल फोन का क्या करना है। तो मोबाइल फोन उनके दिमाग को, शरीर को और चरित्र को बर्बाद कर रहा है। दे कैन नॉट फोकस ऑन देयर वर्क्स। लोगों को कॉन्सेंट्रेट करने की क्षमता खत्म हो गई। आप जो रील्स इतना ज्यादा देख रहे हो या बाकी मोबाइल पर चीजें इतना ज्यादा देख रहे हो, आपको आधा घंटे की क्लास आपके लिए आफत हो जाती है, क्योंकि आपको फोकस करने की क्षमता मोबाइल फोन ने कम कर दिया है। तो इस कारण से आपके काम की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा प्रभावित। जो अच्छा कर सकते थे, आपको कुछ काम करने के लिए कहा गया, आप चाहोगे वो 10 मिनट के काम को 2 मिनट में ही करके निपटा दें। उसके चलते नतीजा क्या होता है? वो काम ही बिगड़ जाता है, तो फोकस नहीं कर पाते काम पर। ह्यूज नंबर्स ऑफ द यूथ्स, ह्यूज मतलब बहुत ज्यादा या विशाल होता है। ह्यूज नंबर्स ऑफ द यूथ्स हैव बिकम फिजिकली एंड मेंटली वीक। बड़ी संख्या है युवाओं का जिनका जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वीक हो गया, यानी कमजोर हो गया। क्योंकि आपको पता नहीं, 2 घंटा आप बिस्तर पर लेटे लेटे मोबाइल देखते रहते हो और एंजॉय करते रहते हो। उस 2 घंटे के दरमियान आपकी रक्त की धमनियां सिकुड़ने लगती हैं, रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और बहुत सारे लोग देख रहे हो हार्ट अटैक या इन सारी चीज़ों से। कोरोना ने तो हमारे शरीर पर और दिमाग पर असर डाला ही डाला, लेकिन उसमें जिसको कैटलिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक का काम किया है। उसमें सेल फोन भी बहुत खतरनाक चीज़ है, जो घंटों हम यूं पड़े रहते हैं बिस्तर पर बिना हाथ पैर चलाए, जिसके चलते शरीर खराब हो रहा है और दिमाग भी खराब होता जा रहा है। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट विल हैव टू बी अलर्ट। सरकार को अब चौकन्ना, ये महामारी के रूप में फैल रही है और ये ऑनलाइन क्लास ये सब के चलते तो बच्चे और ज्यादा गड़बड़ा गए हैं। ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन करने में क्लास ही बहुत लंबा हो जाएगा। द गवर्नमेंट विल हैव टू बी अलर्ट। सरकार को एकदम चौकन्ना होना होगा। अदरवाइज मतलब होता है अन्यथा, द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री विल बिकम डार्क। अन्यथा हमारे देश का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वह क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। नीचे आप लोग क्या करोगे? योर्स सिंसियरली लिख के, यहाँ हमने एक गलती की है, कॉमा देना भूल गए हैं, यहाँ कॉमा डाल दोगे। आपका विश्वासभाजन, सिंसियरली को हिंदी में विश्वासभाजन कहते हैं, और जो नाम लिखना होगा लिख देना। हमने यहाँ निखिल कुमार लिखा है। तो यही था लेटर, इसको ठीक से तैयार कर लीजिएगा। आगे देखते हैं इसका। आज हमने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं घर पर तैयार करने के लिए। तैयार तो है ही, नोट्स वाला देख लेना, ये सेकंड नोट्स में है। सेकंड वाले नोट्स से आप देख लेना, इसमें ये सारे क्वेश्चंस है। और इस तीनों क्वेश्चन को अगर तैयार है तो गुड, उसको खाली आप साफ सुथरा कर लो, झाड़ झूड़ लो। और अगर तैयार नहीं है तो तैयार कर लो। तो क्या क्या है क्वेश्चंस? व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पैडलर? पैडलर मतलब होता है विक्रेता। वो जो चूहेदानी विक्रेता था, उसको लेकर के एडला के मन में, एडला विल्मिंसन जो आयन मास्टर की बेटी है, तो एडला विल्मिंसन के दिमाग में क्या संदेह थे? आपको याद है कहानी में एडला बड़ी स्मार्ट लड़की है, उसको कुछ कुछ तो भनक लग जाता है कि ये आदमी, इस आदमी का वस्त्र, अगर आपकी गरीबी आ जाती है ना तो आपके वस्त्र फटे हो सकते हैं, आपके जूते टूटे हुए हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज्ञान हासिल कर रखा है तो आपकी गरीबी आपके ज्ञान को मध्यम नहीं कर सकती। तो उसको लगता है कि ये आदमी गरीब हो सकता है आर्थिक रूप से, लेकिन इसकी जो भाषा है वो बौद्धिक रूप से गरीबी वाला है। इसका मतलब ये कतई
मेरे पापा का दोस्त रह चुका है, ये संभव नहीं हो सकता। उसको डाउट हो गया था इस बात को लेकर के, तो वही क्वेश्चन आपसे किया गया कि उसके मन में क्या डाउट था। दूसरा है, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? यानी उसके घर पर जब उसको चूहेदानी विक्रेता को कपड़े पहनाए जाते हैं, बाल काटा जाता है, नहलाया जाता है, दाढ़ी बनाई जाती है, एकदम क्लियर, एकदम साफ सुथरा जब सामने आता है, तब अच्छे से समझ, दिन के रोशनी में उसको समझ में आ ही जाता है कि मैंने गलती से गलत आदमी को अपने घर बुला लिया है, ये मेरा दोस्त नहीं था। तो ये है। तीसरा है, व्हाई डिड गांधी जी अग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स? गांधी जी इस बात को लेकर सहमत क्यों हो गए कि किसानों को मुआवजे का 25% वापसी मिल जाए? इस बात को, जो कि राजेंद्र बाबू और इनके अन्य साथी जो थे गांधी जी के, वो लोग अड़े हुए थे कि नहीं, अगर हम लोग 100% भी बोल देंगे तो लाचारी ऐसी है, क्योंकि जज साहब जबरदस्त पेनाल्टी लगा सकते हैं, लाचारी ऐसी है, उनको देना पड़ेगा, तो आपने क्यों 25% मान लिया? तो ये तीनों क्वेश्चन है, और इस तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सारे तीनों क्वेश्चन है। इसके लिए आपको कितने दिन का टाइम दिया गया देख लो, विद इन 2 डेज। आपको 2 दिनों के अंदर में ये तीनों क्वेश्चन रेडी रखना है। और पीछे लेटर आर्टिकल दिया था, याद नहीं आ रहा, पिछले वीडियो को देख लोगे तो जो जो टारगेट आपको मिलता जा रहा है वो टारगेट को पूरा करते जाओ। बस इतना ही, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आई होप कि आपको ज्यादा बोलने की भी हमको जरूरत नहीं, आप हो ही इतने स्मार्ट, इतने चालाक, इतने होशियार कि आप इन सारी चीजों की तैयारी कर रहे हो। आज रिवीजन नहीं गया, अगले क्लास में फिर रिवीजन जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।